हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मेरे ख्याल से आप अच्छे होंगे। मैं आप लोग का अजीत सर विज्ञान विथ मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं। नए सेशन का मतलब सेशन तो ये चल रहा है, अपना नया सेशन जिसे हम लोग कुछ नए तरीके से यूट्यूब पर ला रहे हैं और जिसमें हमने डिस्कस किया था और जिसका समरी यहाँ पे आपको दी हुई है। ठीक है, इसमें हमने लगभग लगभग 800 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन रखने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेशन नथिंग इज डिफरेंट, जस्ट इट इज द फील ऑफ सीबीएसई बोर्ड। समझ में आ रही बात है। जो पिछले 2-3 सालों में कर्म कांड सीबीएसई बोर्ड के रहे हैं, मतलब कि जो पेपर्स हुए हैं उन्हीं को हम करने वाले हैं। और ताजुब की बात तो ये है, मैंने यूट्यूब पे बहुत ही तसल्ली से इस चीज को सर्च करा कि देखो मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस कैसे चल रहा है, और मैंने पाया कि सिंगल वीडियो, और तो छोड़ दीजिए, और वो भी प्लानिंग के साथ, किसी ने नहीं कराया। और सबसे देखो सिलेबस तो सब कंप्लीट करते हैं, आप भी किए हैं, सभी करेंगे। लेकिन मैंने ये देखा कि किसी भी मास्टर ने किसी भी सब्जेक्ट में मिक्स प्रैक्टिस कराया ही नहीं। पता नहीं उन्हें डर लगता है या क्या दिक्कत है, या व्यूज नहीं आते हैं या बच्चों को पसंद नहीं आते हैं। जो भी बच्चों की भी तो मानसिकता है, मैं तो अपने तरीके से कर रहा हूँ इस चीज को जो बच्चों के लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि भाई तुम नहीं समझ रहे हो ना तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि तुम्हारे लिए बोर्ड पहली बार है, 12 पहली बार है। अपन हर साल देख रहे हैं, पिछले 8 साल से देख रहे हैं। ठीक है, क्या जरूरत है, क्या बेस्ट हो सकता है बच्चों के लिए, वो हमें इस चीज की परख है। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि पहले भी डिस्कस इन बातों पे हम लोग कर चुके हैं जब इंट्रोडक्शन हमने लॉन्च किया था कि क्या करने वाले हैं, क्या चीजें करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। और आज हम क्लास 12 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, और जिसमें हम क्या देख रहे हैं, मिक्स प्रैक्टिस है बेटा पूरा। और एक क्वेश्चन पेपर नंबर आप बेकायदे जाओगे यदि सीबीएसई के साइट से पेपर उठाओगे, और यही क्वेश्चन पेपर नंबर, ठीक है, 65/11, ठीक है, 1/1। तो आपको देखने को मिलेगा, हाँ सर ने जो कहा था वही है, और एग्जैक्ट वही का वही सेट ही है। क्लियर हो गई बात है। क्वेश्चन वैसे ही है, एज इट इज है जैसे बोर्ड में आए हैं, नथिंग चेंज। ओके, चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि कोई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। 3/3 ऑर्डर तो पहचानने आता होगा, इतना तो भाई मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। यदि हम मिक्स प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए। हर एक चीज को एलिब्रेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। देखो मेरा काम है स्मार्ट अप्रोच देना, और खास तौर से एमसीक्यू में और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर बात है, हम उसी पे काम करेंगे। यदि यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक्स है कोई, जो कि क्या भाई, इस मैट्रिक्स का नाम देते हैं ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए है जो 3/3 का है। अब कह रहा है कि भैया इसका ए इनवर्स निकालो। अब देखो कुछ तो जुट जाएंगे कलम कॉपी लेकर के, लेकिन मेरे को यदि आंसर केवल करना है तो मैं सीधा डी ऑप्शन कर दूंगा। अब आप कहेंगे सर आपको रट गया होगा, तुम्हें भी रट जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो तुम। देखो भाई ए इनवर्स निकालना है। यदि मैं इस बात करूं इस मैट्रिक्स की, तो आप कहेंगे सर ये है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है भाई, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में भैया इनके सब पार्ट्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा एक और मैट्रिक्स होता है आपको याद हो तो, स्केलर मैट्रिक्स। डू यू रिमेंबर? बहुत बढ़िया। तो यदि हम बात करें यहाँ पे भाई, तो यदि डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में बेटा यदि आपको इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है? इनवर्स। ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स यदि निकालना है तो यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट रिप्लेस द डायगोनल एलिमेंट्स। पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लें D1 0 0 0, D2 D3 0 0 0। ये डायगोनल मैट्रिक्स है कितने का? 3/3 का। मैं 3/3 की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम केसेस में 3/3 पे ही काम होते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि बेटा इसका इनवर्स निकालना है तो यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट रेसिप्रोकेट दी डायगोनल एलिमेंट। क्या कर दो बेटा? रेसिप्रोकल निकाल दो डायगोनल एलिमेंट्स का, आपका आंसर प्रकट हो गया। अब इसके हिसाब से आप देख लो तो आपका आंसर यही बन रहा। क्लियर हो रही बातें? 1/(-1) एज इट इज रहेगा, 1/(1) एज इट इज, 1/(1) एज इट इज। आंसर इज देयर। कितने सेकंड का काम होगा यदि ये आपको तरीका पता होगा तो, और पता रहे तब तो।
अगला क्वेश्चन भाई, इफ वेक्टर दिस एंड दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो भाई यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए गए हैं और दोनों वेक्टर के रेफरेंस में यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शन दिए गए और पूछा गया कि बता दो बाबू कि इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। फर्स्ट इज पॉइंट इज दैट कि आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल के लिए वेक्टर्स क्या कहते हैं। पैरेलल के लिए कहता है भैया कि a1 a2 प्लस b1 b2, अरे सॉरी यार पैरेलल की बात हो रही ना, एक तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है। क्या कहता है भैया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्या है भाई, तो ये है भाई साहब जी, जैसे मान लो कोई भी वेक्टर है, एक r1 वेक्टर है, तो r1 वेक्टर को लिखते हैं a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। सिमिलरली r2 वेक्टर को क्या लिखेंगे भाई, तो r2 वेक्टर को लिख देंगे बेटा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आपको आता ही होगा। तो आपको पता होगा कि पैरेलल के लिए कंडीशन होता है जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं रेस्पेक्टिव, ठीक है जी, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला और जेड एक्सिस वाला, तो इनका रेशियो जो होता है क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यदि ऐसा है तो फिर क्या है, वो पैरेलल वेक्टर। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है भाई कि डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर होगी बातें। अब यहां से आपको देखना होगा, यदि हम बात करें यहाँ पे भाई, तो a1 की वैल्यू क्या है यार, यदि हम कंपेयर करें, यदि हम यहाँ पे कंपेयर करें तो r1 वेक्टर की जगह पे लिख लेते हैं a वेक्टर को 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया भाई, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। नाउ वी कैन सी कि a1 की वैल्यू जो है भैया 3 है, a2 की वैल्यू 2 है, a3 की वैल्यू -1 है। सिमिलरली अच्छा ये वही हो गया क्या, b1 और ये c1, ठीक है भाई। सिमिलरली यहाँ पे a2 की वैल्यू की बात करें तो 1 है, b2 की वैल्यू की बात करें तो -1 है, c2 की बात करें तो 1 है। कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। अब यदि हम क्या करें, हमें एक सिंपल सा काम करना है, यार गर्मी भी हो रही है ठंडी भी लग रही है, समझ नहीं आ रहा। आगे चलते हैं अब, तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखें तो हमें क्या करना भाई, अब सेटिस्फाई करना फटाफट, तो a1 अपॉन a2 निकाल लें। क्या है भाई 3/1। इतना टाइम आपको नहीं लेना, आपको तो वहां पे ओरली करना होगा। b1 अपॉन b2 क्या रहा है 2/-1। यहीं से हम देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, यहीं से देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर तो कतई कभी हो ही नहीं सकते। सही बात है। अब हमें क्या करना भाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। a1 की वैल्यू क्या है 3/1, इसके बाद b1 की वैल्यू बेटा 2/-1 और प्लस c1 की वैल्यू क्या है बेटा -1/1। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो 3 - 2 - 1 ये 0 बन रहा है। क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। सो ऑप्शन विल बी बी, सो ऑप्शन विल बी बी। इसके आगे यदि नहीं हो पाया तो फर्दर चेक करते हैं। वैसे सबसे बड़ी बात है कि आप यदि हर एक इक्वेशन को बिना कैलकुलेशन किए तोड़ पा रहे हैं देन ग्रेट। सही बात है, मैग्नीट्यूड निकालने आता होगा मेरे ख्याल से। अच्छा खास बात यह है कि आपको सबसे पहले मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड निकाल के ही एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। क्लियर बात है, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे दो ऑप्शन क्लेरिफाई हो जाएंगे। क्लियर हो रही मेरी बात है। तो ये सारे तरीके, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये भाई साहब जी क्या बात है, इसको तो देख के लोग डर जाते हैं। पहली बात इंटीग्रेशन, दूसरी बात लिमिट, तीसरी बात मॉड। क्या बात, कुछ भी चल रहा है यहाँ पे तो लोग कहते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ऊपर से 1 नंबर का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, घबराने का नहीं। देखो भाई ऐसे फंक्शंस में आपको पता है कि पहली चीज आपको ये प्रायोरिटी देनी है कि फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे 0 बन रहा है, कहाँ पे 0 बन रहा है। तो यदि हम बात करें इस फंक्शन की तो फंक्शन आपका 0 पे ही 0 बन रहा है। ये बात है, 0 पे ही क्या करना है, टर्न कर रहा है। अब प्लस 0 से 1 मॉड ऑफ x अपॉन में x dx। अब आपको देखना होगा कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है बिहेवियर चेंज करता है। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन बिहेवियर चेंज करता है। लेस देन 0 पे माइनस ऑफ x होता है और ग्रेटर देन 0 पे एज इट इज x होता है। तो आपको ये ब्रेक करने आना चाहिए। अब यदि बात करें तो -1 से 0 के बीच की लिमिट है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा तुम्हारा -x अपॉन x dx प्लस
0 से 1 में बेटा यहाँ पे तो प्लस है भैया, तो प्लस ही रहेगा, कोई पाप की बात तो है नहीं इसमें। तो यहाँ से क्या आ गया -1 से 0 1 dx प्लस 0 1। बड़ी मुश्किल कर रहे हो भाई। ओके, थोड़ी सी चीजें हमारे यहाँ डिले कर जा रही। ठीक है भाई, ये आ गया आपका, यहाँ माइनस होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा -x, लिमिट क्या रहेगा भैया, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0 प्लस यहाँ पे आएगा x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। कोई पाप तो है नहीं यहाँ पे। अब यदि यहाँ पे आप सॉल्व करें, क्या करें, अब यहाँ पे आप सॉल्व करें, तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई -0 माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, अपर लिमिट जब पुट करते हैं तो माइनस ऑफ x की जगह पे क्या रहा बेटा -1। ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसमें थोड़ा सा साइन इधर उधर हुआ, ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, जो गलत होके भी आने वाले हैं, जो सही होके आने वाले हैं। 1 -0 यहां से यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये तो गायब हो गया, यहाँ पे आएगा -1 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 1। आंसर क्या है भाई 0। क्या आया 0। क्लियर हो रही मेरी बातें, थोड़ी बहुत जा रही है अंतर आत्मा में या नहीं जा रही है, बोलो भाई। कितने मिनट हो गए भाई, समय 11 मिनट हो गए 3 क्वेश्चन करने में। ओके, आ जाओ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा फंक्शन होमोजीनियस है कौन सा नहीं है, यही तो चेक करके हम पता करेंगे। एक तो ओरली यदि आप चेक कर सकते हैं, क्लियर बात है। अच्छा, खास बात क्या है होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, क्या है एफ एक्स वाई है, कोई भी फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, क्लियर हो बात है। कोई फंक्शन क्या भी है एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसे केसेस में हम क्या करते हैं बेटा, एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट करते हैं। और यदि हमने पुट करने के बाद जब हम उसमें से लैम्डा को कॉमन ओमन निकालें या काटे पीटने कुछ कोशिश करें, और यदि वो फंक्शन बाद में फिर लैम्डा रेज़ टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बाहर निकल जाए, तो फिर उसे क्या बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। कोई पाप तो है नहीं इस बात में, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यदि वो फंक्शन लैम्डा रेज़ टू द पावर n फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई निकल जाए, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं भाई, तो यहाँ पे यदि बात करें तो एफ एक्स कॉमा वाई क्या दिया है तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमें करना क्या भाई, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करना है इसमें। तो हम भाई एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, लैम्डा एक्स होल स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स एक्स की जगह पर लैम्डा वाई इसकी जगह पर। यहाँ पे हमने सॉल्व किया, लैम्डा स्क्वायर दोनों में से दिख रहा होगा कॉमन आ रहा है सर, यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यदि हम देखें यहाँ पे इस फंक्शन को, क्या देखें इस फंक्शन को, क्या यही वाला फंक्शन है अभी भी, क्लियर हो रही बात है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। सो ये क्या हो गया होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि इसी फॉर्म का हो गया, इसी फॉर्म पे एग्जैक्ट आ गया। क्लियर होगी बात है, आगे चलते हैं, अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन क्या है भैया आपका, तो अगला फंक्शन है एक्स माइनस 3y। अब तो चीजें आपको क्लियर दिखने लगी होंगी। इसको हमने लिया एफ एक्स कॉमा वाई, फिर हमने पुट किया एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो यहाँ से क्या है भाई लैम्डा एक्स माइनस 3 लैम्डा वाई। तो यहाँ से लैम्डा बाहर निकला एक्स माइनस 3y। फिर आपको दिख रहा होगा कि सर जो बात आप कर रहे थे एफ एक्स जो आई वो फिर यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पे आ गया। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं इसको। आ गया क्या अभी लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। कोई पाप की बात तो है नहीं मेरे ख्याल से। ये भी हो गया होमोजीनियस, ये भी हो गया होमोजीनियस, कोई पाप यहाँ पे दिक्कत नहीं। आगे आगे देखते हैं भैया, आगे आ जाओ। आगे यदि हम चलें, क्या यही तो लेना है, ठीक है। अब अगला फंक्शन क्या है, साइन ऑफ स्क्वायर वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। क्लियर बात है। यहाँ पे ये भी क्या भाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ही है, तो हम फिर पुट करेंगे इसमें क्या लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। अब यहाँ पे देखें साइन ऑफ स्क्वायर लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स। यहां देखो तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आ क्या गया, लैम्डा बाहर यदि हम देखें तो क्या आ रहा है 0, क्योंकि लैम्डा तो कैंसिल हो चुके हैं। बच क्या गया भाई साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स
प्लस वाई बाई एक्स। आपको ये दिख रहा होगा कि सर लेमडा के पावर भाई लेमडा के पावर एन का मतलब ये नहीं कि जो लेमडा का पावर बना वही हमेशा बनता रहेगा, कैंसिल हो सकता है, कर सकता है, लेकिन लेमडा का पावर कॉमन आ जाएगा और फंक्शन एज इट इज अंदर रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे चीजें हो रही हैं आप यदि देख पा रहे होंगे खुली आंखों से तो। ठीक है भाई, तो सेम चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यही फंक्शन क्या आ गया, वापस आ गया, यानी लेमडा के पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई आ गया। सो इट इज ऑल्सो होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा जी, तो ऑब्वियस सी बात है, ए भी होमोजीनियस, ए भी होमोजीनियस, ए भी होमोजीनियस, तो नॉन होमोजीनियस कौन सा हो गया बेटा, यही रह गया भाई साहब। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जरा देखें आप, चेक करें इसको, तो आपको दिखाई देगा टेन ऑफ लेमडा एक्स माइनस टेन ऑफ लेमडा, टेन तो है नहीं, सेक ऑफ लेमडा वाई। अब बताओ भाई, इसमें से क्या तुम निकाल सकते हो, क्या लेमडा निकाल सकते हो क्या टेन और सेक में से, ये तो है नहीं, थीटा में से कुछ बाहर निकाल दो, क्लियर हो गई बात है। तो ये क्या हो गया भैया, ये होमोजीनियस फंक्शन आपका नहीं रहा। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ये बेसिक है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है भाई, ऐसी बातें हैं क्या, देखो भाई ऐसे फंक्शंस को बहुत सतर्कता से करना होता है, और यदि मैं कहूं तो मैं तो कहूंगा कि इसको आप तरीके से कर लो तो फिर बेस्ट होता है, क्या होता है, बेस्ट होता है। यदि मैं कहूं तो मुझे ये बात पता है, या फिर आपको बात पता होनी चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं, मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, अपने डोमेन में, क्या अपने डोमेन में, ठीक है भाई, वो क्या होते हैं भाई, कॉन्टिन्यूअस होता है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है भाई, तो यहां से यदि हम देखें तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन है, तो मैंने जैसे ही बोला कि मॉडुलस फंक्शन अपने डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो यहाँ पे तो डोमेन इनका क्या है, ऑल रियल नंबर है, क्या है, ऑल रियल नंबर है, यदि आप देख पा रहे होंगे आंखों से तो उसके हिसाब से यदि मैं कहूं तो यहाँ से तो भाई पूरा फंक्शन ये वाला एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यहीं पे मैं मुझे पहले दिखाई दिया, अच्छा ये भी नहीं है, अच्छा यहाँ पे दोनों कह रहा, तो अभी हम चूज नहीं कर सकते, तो यहां से एक तो ये बन गया और थोड़ी सी प्राथमिकता है इसकी भी है। ठीक है जी, अब कह रहा कि क्या ये डिफरेंशिएबल भी है क्या, देखो यार डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं सीधी बात करूं आपसे, तो मैं ये कहूंगा कि एक बार मैं फंक्शन तोड़ने सिखा देता हूं आपको। एफ एक्स की यदि मैं बात करूं, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन, तो एफ एक्स की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वन है, तो देखो यहाँ पे दो मॉडुलस फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन बेटा जीरो पे क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, जीरो पे टर्न हो रहा है। यदि मॉड ऑफ एक्स की बात करें हम, तो मॉड ऑफ एक्स जो है बेटा वो क्या करता है भैया, एक्स लेस देन जीरो पे बात करता है और एक्स ग्रेटर देन जीरो पे बात करता है, इक्वल पे बात करता है, क्लियर हो गई बात है। दूसरी बात मैं करूं तो दूसरा फंक्शन जो है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये जो है बेटा बात किस पे करने वाला है, तो ये बात करने वाला एक्स लेस देन वन पे बात करने वाला है भाई, और एक्स ग्रेटर देन वन पे बात कर, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट जो आ रहा है क्या आ रहा है, वन आ रहा है, इसको इक्वल टू जीरो पुट करके देख लो ना भाई, यहां से क्या रहा है, एक्स इक्वल टू वन, अब एक्स इक्वल टू वन आ रहा है, तो आपको एक बात समझ में कि एक से ज्यादा यदि वैल्यू रखोगे इसमें तो पॉजिटिव आएगा, और एक से कम रखोगे तो क्या होगा, निगेटिव आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो भाई पक्का, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है आपके चीजें बहुत सारी निकलने वाली, एक तो आपको इस पूरे फंक्शन को किस पे घुमाना पड़ेगा बेटा, एक्स लेस देन जीरो पे, एक काम है बेटा एक्स जीरो से लेकर के वन के बीच में, और एक एक्स ग्रेटर देन वन पे, क्लियर बात है। अब कहीं पे इक्वलिटी रख दो, इक्वलिटी रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे आपको फंक्शन को लेकर चलना पड़ेगा। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि एक जो मॉड का फंक्शन है वो जीरो पे कर रहा है और एक किस पे कर रहा है, वन पे सेटिस्फाई कर रहा है, अपना रूप चेंज कर रहा है। एक्स लेस देन जीरो पे देखें, एक्स लेस देन जीरो पे, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ एक्स होगा, आप कहेंगे ठीक है भाई, ओके। ये वाला फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये तो माइनस वन है ही, एक्स भी निगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव ही होगा, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे भाई, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन करेंगे। ओके, आगे अगला देखते हैं, जीरो से वन के बीच में, तो जीरो से बड़े पे ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव होगा, और जीरो से वन के बीच में ये अभी भी फंक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में बात है, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट ही क्या है, वन है, क्या है, वन है। तो यदि हम बात करें अभी भी निगेटिव, तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, तो भैया ये पहला वाला तो वैसे ही पॉजिटिव है, और दूसरा वाला भी अब क्या हो जाएगा बेटा,
पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में। अब इस ग्राफ को यदि मैं सॉल्व करूं, इस ग्राफ को यदि मैं सॉल्व करूं, तो मुझे ये मिल रहा है कि यहाँ पे -2x+1 मिल रहा है, और सॉल्व करें यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे +1 मिल रहा है, और यहाँ पे 2x - 1 मिल रहा है, यही मिल रहा है ना, x <0 पे, 0 से 1 पे, ठीक है, और x > 0 पे। देखो भाई दो फंक्शन है यहाँ पे, दो फंक्शन, दो जगह पे डिफरेंशियबिलिटी चेक भी करनी। अब एक बात समझो आप, यदि डिफरेंशियल फंक्शन कांस्टेंट है, क्या है डिफरेंशियल फंक्शन कांस्टेंट, ये फंक्शन का ही तो हिस्सा है। अब इसमें खास बात ये है, जो कांस्टेंट फंक्शन है वो 1 के लिए भी डिफाइन हो रहा है और 0 के लिए भी डिफाइन हो रहा है। और यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन है बेटा, यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन है बेटा तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। इस बात को समझ, क्लियर होगी बात है, कोई आपत्ति यहाँ पे, पाप है इसमें, तो इसके हिसाब से क्या हो गया भैया यहाँ पे, क्योंकि 2-3 पार्ट बन गए ना बेटा, 0 के लिए ये भी है और 0 के लिए ये भी है, तो इसको जैसे ही आप पुट करोगे तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर होगी बात है। इस तरीके से हमने आगे निकला अपन, ठीक है। और हम आगे देखते हैं, if A is a square matrix of order 2 such that determinant of A equal to this, then determinant of 4 adjoint A equal to क्या होगा। कह रहा भैया डिटर्मिनांट ऑफ A जो है वो है 4, और कह रहा है कि डिटर्मिनांट बताइए 4 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट, ठीक है। अब ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, तो बेटा 2/2 का, तो एडजॉइंट में कितने का होगा 2/2 का। अब ये तुम्हें आंसर चाहिए। अब पहली बात आप समझो, पहली बात आप ये समझो कि पूरे एडजॉइंट फंक्शन में 4 का मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 4 क्या होगा बेटा, पहले रो में भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे रो में भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। और आपको पता है डिटर्मिनांट के रूल से कि कोई भी कॉमन नंबर जो होता है किसी भी रो में हो, हर एक रो से निकाला जाता है। क्या होता है, हर एक रो से निकल रहा है। यदि ऊपर वाले रो से 2 निकल रहा तो उसमें से 2 निकाल लेंगे, नीचे वाले से 4 निकल रहा था उससे भी 4 हम निकाल लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे यदि हम बात करें तो बेटा 4⁻² डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ये मैं लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि कोई आपत्ति वाली बात है नहीं, क्योंकि आप जैसा बताया कि नंबर ऑफ रो जितने हैं उतना ही बार 4 मल्टीप्लाई हर एक रो में मल्टीप्लाई हुआ होगा, और हर एक रो से क्या होगा 4 बाहर आएगा। बहुत आगे की बात करें, दिया डिटर्मिनांट ऑफ है और पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट जो होता है बेटा, वो डिटर्मिनांट जो भी ऑर्डर है n/n, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए की पावर n-1। क्लियर हूं मैं, कोई दिक्कत है इस बात में। इसी कंसेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई 4⁻², ऑर्डर क्या था 2/2, क्या लिखेंगे डिटर्मिनांट ऑफ ए क्या बेटा 4 पे क्या जाएगा भाई पावर, तो 2 - 1, तो यहाँ से क्या आ गया 4² × 4, और यहाँ से क्या मिला आपको 64 आंसर मिला, दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑप्शन 4। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति है इसमें, विपत्ति है तो बताइए आप। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर कर समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक और कंसेप्ट समझा देता हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट यदि आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा बेटा डिटर्मिनांट ऑफ ए n-1 2। इसका मतलब एडजॉइंट डैश n टाइम्स ए हो, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका डिटर्मिनांट ऑफ a⁻n-1 क्लियर हो गई मेरी बातें। ये यदि आपको लगता है कि नहीं सर ने कुछ यूजफुल कंटेंट बताया तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आगे तो मैं चलूंगा डिस्कस कराने। If E and F are two independent events such that PE equal to this, PF equal to this, then PE/F is equal to what? वाह क्या बात है। देखो भाई शब्दों का बहुत बड़ा गेम होता है, किसी भी चीज में शब्दों का बहुत बड़ा गेम होता है। PE ये दिया, PF आपको 3/7 दिया है,
ठीक है, मुझे यदि आंसर मारना होगा तो मैं सीधा मार के निकल जाऊंगा, पी ई बाई एफ पूछा है तो 2/3। रीजन क्या है सर, बिना कोई कैलकुलेशन, बिना कोई चीज, क्योंकि मैं शब्दों पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेता हूँ, और शब्दों पे फोकस करने का फायदा यही है बेटा कि छोटी से छोटी चीजें बहुत हेल्प कर जाती हैं। ये बोला है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है बेटा, तो आपको पता होगा कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होता है किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे पी ई इंटू पी एफ के इक्वल होता है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चाहिए क्या भाई, तो पी ई बाई एफ चाहिए। क्लियर हो गई बात है। तो यहां से यदि मैं कहूं, ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आंसर तो मैं तुरंत बता देता, यही तो लिखते हैं भाई जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है। बोलो भाई एफ, क्या आपत्ति है यहाँ पे। अब यदि मैं यहां से लिखना शुरू करूं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या लिखूंगा, पी ई इंटू पी एफ अपॉन में पी एफ। आप कहेंगे सर पी एफ से पी एफ तो गायब हो गया, तो बेटा इसीलिए तो मैंने पी ई को डायरेक्ट मैंने आंसर कर दिया 2/3। समझे क्या आप, कोई पाप है इस बात में। क्लियर हो गई बात है। यहाँ यदि आपसे पूछ लेता पी एफ अपॉन में ई, तो आप इसको भी डायरेक्ट आंसर कर देते कि ये पी एफ के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात। क्लियर कट, कोई आपत्ति। तो चीजों को देखो कैसे किया जाता है, आसानी से समझने की कोशिश करो आप। दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 सॉरी। तो यहां पे पूछ रहा है दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। देखो भाई मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आपने पढ़ा ही होगा कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने का दो तरीका है, एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, और दूसरा है बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे पहले फंक्शन लिखते हैं भाई एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है भाई। यहां पे बात करने की भैया मैक्सिमम बता दीजिए आप, तो मैक्सिमम के लिए आपको पता है कि पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं, क्या आता है भाई 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, अभी इक्वल टू हटाओ, यही आया आपका, कोई दिक्कत है। अब आपको पता है कि पहले हमें क्या पता होना करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या पता करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। वैसे आपको पता है, वैसे आपको पता है दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स पता करेंगे, क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट पता करने में लग जाते हैं भाई, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहां से 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी, तो 3 यहाँ पे कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपको पता चलता है कि x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। कैसे भाई, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आप 0 ही निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू एक प्लस आएगी, एक माइनस 1, यानी क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गए। अच्छा, आपका यहाँ पर सेट कर रखा है लिमिट के भैया जो 0 से 2 के बीच में आपको देखना है, कहां से कहां देखना है, 0 से 2 के बीच में। अब इसके बीच में कौन कौन पॉइंट आ रहा है भाई, क्या -1 आ रहा है क्या, पहली बात ये देखो, क्या -1 आ रहा है क्या, नहीं सर नहीं आ रहा है। तो आ कौन पॉइंट रहा है बेटा, 1 आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर होगी बातें, कोई दिक्कत यहाँ पे, आपत्ति नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स हैं, क्या है, 3 पॉइंट्स है। अब आप यदि देखना चाहो, तो आपको यदि मैक्सिमम वैल्यू देखना है, तो आपको एक काम करना है भाई, आपको ये चेक कर लेना है कि किसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, किसमें डिक्रीजिंग है। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड तो एक है ऑप्शन, क्लियर होगी बात है, लेकिन आप आसानी से ये चेक कर सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो यदि आप चेक करें तो 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू हम डाल देते हैं इसमें, किसमें, एफ डैश एक्स में। आपको पता है यदि एफ डैश एक्स जिस भी इंटरवल में निगेटिव आएगा वो क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग होगा, सही बात है। और जिस भी इंटरवल में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर होगी बात है, कोई आपत्ति नहीं। तो यहां यदि हम डाल देते हैं इस बीच की वैल्यू, क्या डालते हैं, इस बीच की वैल्यू। अच्छा एक और काम तो कर सकते हैं हम यार, एक और काम तो कर सकते हैं हम, इसमें इतना सोचने की जरूरत क्या है, हम सीधा ये काम कर सकते हैं कि हमारे पास एक लिमिटेड वैल्यू दी हुई है,
क्योंकि हमें 0 से 2 के बीच में चेक करना है मामला, तो हम यही सीधा नहीं कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ही पुट कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ही पुट कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमारे पास क्या है, केवल एक है। क्या है, एक है, वो भी क्या, 1। अब देखें यदि, तो इसके इधर वाला या तो डिक्रीजिंग होगा या तो इसके इधर वाला इंक्रीजिंग होगा। क्लियर बात है। अब इंक्रीजिंग होगा बेटा, तो आप डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या है, फंक्शन नीचे जा रहा होगा, और इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या है, फंक्शन ऊपर जा रहा होगा। क्लियर की बात है। अब ऊपर यदि इसके बाद जाना शुरू किया होगा, तो जितना ऊपर जाता जाएगा, जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ज्यादा मैक्सिमम मिलता जाएगा आपको। क्लियर कर, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो हम इसमें देख लेते हैं तीनों पॉइंट पे किस पे मैक्सिमम आ रहा है, जिस पे आ रहा होगा वही मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। क्लियर होगी बात है। तो देखते हैं भाई, तो 0 को हम पुट कर लेते हैं सीधा, सबसे आसान तरीका। ये चीजें सोचनी पड़ेंगी आपको वहां पे, ये चीजें क्लिक नहीं करेंगी तो फिर बड़ी दिक्कत की बात होगी। तो यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं x इक्वल टू एफ एक्स में 0 पुट कर देते हैं, तो 0 पुट करते ही क्या आ रहा है भैया, 2 आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करते ही क्या आ रहा है भैया आपका, तो यहाँ के इस पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्या है भाई, आपका पॉइंट क्या है जहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। F2 पुट कर लेते हैं भाई, तो 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 6 प्लस 2 कितना आ गया भाई, तो 8 2 10 4 आ गया। क्लियर बात है। 1 पुट करके आप देख सकते हैं, तो 1 क्यूब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -3 और 3 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 ही भी रहा, स्लोप वेरीफाई भी कर रहा। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि F2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है भाई, 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। क्लियर हो रही बात है, कोई दिक्कत है इसमें। आगे चलते हैं। ये फंक्शन है, इसमें पूछा है लेट ए एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दिया है, एक बी दिया है और एक सी दिया है। यदि हम इनके ऑर्डर्स देखें, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई, 3/3। इसका ऑर्डर क्या है भाई, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 2/1। 2 रो है और एक कॉलम है। अब यदि हम इसको देखें, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक रो दिखाई दे रहा है और 3 कॉलम दिखाई दे रहा है। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से डिफाइन है, कौन सा इसमें से डिफाइन है। तो भैया आपको पता है, प्रोडक्ट डिफाइन होने के लिए, ए क्रॉस बी डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए भैया, तो फर्स्ट का कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकेंड का रो। यही तो होता है। बोलो भाई, तो ए बी का मतलब क्या है, ए का भाई कॉलम क्या है, 3 है। ए बी का कॉलम क्या है, ए का कॉलम क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ए का कॉलम क्या है, 3 है, और बी का कॉलम रो क्या है भाई, 2 है। ये तो डिफाइन ही नहीं भाई, इक्वल ही नहीं। ओके, हटाओ इसे। आगे ओनली ए सी डिफाइन है, तो ए का भाई क्या है, 3 है, और सी का क्या है भाई, 1 है। ये भी नहीं डिफाइन है भाई। ओके, बी की बात करें तो बी का क्या है भाई, बी का क्या कॉलम है, 1 है, और ए का तो भैया 3 है ना रो, तो ये तो किसी तरह हालत में डिफाइन नहीं है। बोलो भाई, ये भी नहीं डिफाइन हुआ, तो फिर तो भाई कोई डिफाइन नहीं हो रहा फिर यहाँ पे है। ऐसा भी है क्या, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। मेरे ख्याल से बी का जो मैट्रिक्स होगा बेटा, ये बी जो मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे कोई और एक एलिमेंट होगा। ठीक है, और ये रहा होगा आपका 3/1। और यहां से यदि आप देखो, तो आपको डिफाइन होते हुए क्या दिखाई दे रहा है, ए बी। क्या दिखाई देते हो रहा है, ए इंटू बी। क्लियर हो रही मेरी बात है। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक, क्योंकि मुझे लग रहा है, लग क्या रहा है, यही होगा ही होगा। क्लियर होगी बात है, क्योंकि और सारे कंडीशन तो पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर होगी बात है। एलिमेंट घटा बढ़ा सकते थे तो उसी में बढ़ा सकते थे। आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्योंकि भैया आपको पता है, एक तो इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन भैया एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ऊपर से अब तक हम केवल इंटीग्रेट करते थे, अब हमें बताना है क्या के की वैल्यू होगी। ठीक है, कंटिन्यूटी तक तो ठीक था, यहां भी ये बातें हो रही हैं। चलो भाई, इस बात को हम समझते हैं कैसे क्या करें। ठीक है भाई, क्या लगता है क्या करें हम। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को यदि मुझे करना है तो मैं सीधी बात करूंगा। मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है, और वो ये दिखाई दे रहा है मुझे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है बेटा, 2 के पावर 1/x दिया हुआ, और यहाँ पे भी 2 के पावर 1/x बन रहा है।
समझ बात है। और इसको देख के मुझे कुछ याद आया, ए रेस टू द पावर एक्स डी एक्स। क्या याद आया? ए रेस टू द पावर एक्स डी एक्स। और इसका हमें याद है कि एल एन ऑफ ए इंटू ए रेस टू द पावर एक्स होता है, प्लस सी भी कर लो भैया, क्या कर लो, सी भी कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चरित्र इसी से मिलता जुलता है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1/x है। इसका मतलब कि हमें इसी फंक्शन पे कुछ काम करना है और सब्स्टिट्यूशन करके इसको उस फॉर्म में लाना है। तो हमें ये दिख रहा है कि भैया 2 की पावर 1/x को ही हमें गायब करना है, क्योंकि a की पावर x का फॉर्मेट होना चाहिए। तो हमने मान लिया भाई 1/x को क्या, 1/x को क्या मान लिया हमने, t माना। और t माना तो पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपन को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/x²। dx इक्वल टू डी। बच्चों का गेम नहीं है भाई, तो मैं बच्चों वाली हरकतें कर नहीं रहा, सीधा सीरियस बात, सीरियस मुद्दा वही पढ़े जिनको चाहिए 90 के आसपास नंबर। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका dx की वैल्यू। अब यहाँ पे यदि मैं dx की वैल्यू पुट करता हूँ तो -(x²) dt। कोई पाप तो है नहीं मेरे ख्याल से, x² से x² खात्मा हुआ। आपको यहाँ से दिख रहा होगा -1 बाहर गया और 2t dt। सर आपने जो बात कही थी एकदम एग्जैक्ट लग गई। अब देखो, मुझे यदि ऑप्शन मारना होगा तो मैं यहीं पे काम कर जाऊंगा। पहली बात तो मुझे आइडिया कि ln वाला टर्म आएगा, ऑब्वियस सी बात है। -1 आ चुका है, -1 आ चुका है, तो पक्का है कि माइनस के साथ आंसर हमारा जाएगा। क्लियर हो गई बात है? MCQ है भाई, सब्जेक्टिव नहीं है कि गेम खेलते रहना है यहाँ पे 5 मिनट। समझ में आगे बात है? ओके, टेस्ट सीरीज नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करें -1, इसको यदि मैं करूँ इंटीग्रेट, क्या करूँ, इंटीग्रेट। ठीक है, तो भाई क्या बन जाएगा आपका, तो आप कहेंगे सर log ऑफ 2 इंटू 2 ये तो बनेगा। t की वैल्यू क्या भाई, 1/x, तो t को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 1/x से। किससे, 1/x से। कहानी खत्म। क्या सेम फंक्शन बन गया क्या? तो k की वैल्यू ये पूरी की पूरी हो गई क्या? जरा देख लो तो दिमाग से, देखो तो सही, बोलो भाई, नहीं बोलोगे? समझ में आ रही बात है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपने कमिटमेंट के हिसाब से 11 नंबर क्वेश्चन पे हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अच्छा भाई साहब, वेक्टर में थोड़ी सी दोस्त है भाई, ठीक है, तो आप समझिएगा। मास्टर थोड़ा नया है, पीपीटी वगैरह बनाने में बड़ी मेहनत लगा है यार, इतना मेहनत हमने करा है पूछो मत। मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, √37। ये गजब का जबरदस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा है, हिला के रख दिया है। मॉड ऑफ सी दिया है 4, ठीक है भाई, 4 है इनका। इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया है और पूछ रहा है कि बी और सी के बीच का एंगल बतलाओ। भाई ये बताओ, यदि बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए तो हमें क्या निकालना होता है, तो हमें पता है कि बी डॉट सी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। इफ यू रिमेंबर, रिश्ता याद दिलाता हूं आपको, हट जा, ठीक है, रिश्ता ये है कुछ, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू, सर आपने पढ़ाया था, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। बोलो भाई, यहीं से भाई साहब जी प्रकट हो जाते हैं। कोई आपत्ति किसी को नहीं? अब यदि हम बात करें यहाँ पे, तो भाई मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, cos थीटा सर निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो पता है, लेकिन डॉट वेक्टर ही नहीं पता है। मैग्नीट्यूड क्या क्या दे रखे हैं भाई साहब जी, 3 × 4। ओ भाई साहब, ये तो बड़ा गेम हो गया। तो अब कैसे निकलेगा? तो देखो यार, अब तक हमने जो इस्तेमाल किया आधा ही चीजों को इस्तेमाल ही किया, 2 ही डेटा इस्तेमाल किया। अभी एक डेटा ये है, एक डेटा ये है, इन दोनों का कुछ ना कुछ तो काम होगा कहीं। बोलो यार, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, तभी तो दिया है। चलो भाई देखते हैं, यहां पर दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं इसका? तो सर एक काम कर सकते हैं हम कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ए वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। हाँ सर लिख लीजिए, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इससे क्या फायदा होगा सर, माइनस ए वेक्टर कर दिया आपने इसको तो। हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो तुम। एक और काम कर सकते हैं सर कि यदि हमें बीसी चाहिए तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पे a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, और 2ab का मतलब 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बेटा, अल्लाह, समझे कि नहीं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, अरे बोलो हाँ भाई। तो ठीक है भाई, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्यों कर रहा हूं मैं, वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए वेक्टर है। क्या क्या चल रहा है भाई ये हाथों से मेरे, मैग्नीट्यूड पे इतना फोकस क्यों? आएगा आएगा, घबराओ ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है, आपत्ति है इसमें? तो मेरे ख्याल से कोई पाप नहीं होगा आप लोगों को, और पाप होना भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन है भी नहीं कि पाप हो जाए। हाँ लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मेरा मानना ये है कि इस क्वेश्चन को बड़े नंबर में भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा बी वेक्टर का स्क्वायर होगा प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर होगा, ठीक है भाई, और प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू, देखो माइनस का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर रह जाएगा। आपको पता होगा भाई कि जब भी स्क्वायर करते हैं तो वेक्टर क्या बन जाते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्म दे देते हैं। बोलो भाई, बी वेक्टर का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2b डॉट सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई पाप है यहाँ तक किसी को? अब यदि हम बात करें तो यहाँ से 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ए वेक्टर क्या है इसका, इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ से 30, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, रूट ऑफ 37। तो यहाँ पे यदि हम रूट ऑफ 37 का स्क्वायर करें माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 9, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, तो 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से यदि हम सॉल्व करें 37 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट गायब हो जाता है, पता है ना आपको। 37 माइनस 9 माइनस 16, तो 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 30। मेरा भाई होता है कैलकुलेशन ऐसे ही, बहुत तेज हो जाता है। तो यहाँ से आ गया 12, तो 2b डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 12। तो b डॉट सी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, तो अपॉन 2 गया, क्या आ गया 6, क्या आ गया 6, 6 3 इंटू 4, 3 टू जा 6, 2 टू जा 4, 1 अपॉन में 2 आया यहाँ से। और आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं यदि cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है तो थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, तो आप कहेंगे π/3 रही होगी सर। ठीक है भाई, तो आंसर इज योर सी ऑप्शन। थोड़ा सा ये लेंदी किया मैंने, लेंदी करना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें इसमें समझानी थी, और समझाने के चक्कर में थोड़े हम लंबे चलेंगे मेरे दोस्तों। क्लियर होगी बातें? आगे देखो भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके ना सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का, सेम तरीके से आपको करना है, बस यहाँ पे बी और ए वेक्टर के बीच का एंगल बतलाना है। सो आप करिए उसे। यहाँ पे क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन इनका इतना फेवरेट है कि 2 क्वेश्चन तो इन्होंने एमसीक्यू में पटक दिया। सोच रहे हो तुम, सोच लो बेटा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर। देखो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो ये एक तरीका होता है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्या होता है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। लीनियर का मतलब क्या है बेटा, जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़े थे आप लोग, याद आ रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वैसे ही जब किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया गया हो, क्या हो, एक बार डिफरेंशिएट हुआ हो और उसके फॉर्म में कोई फंक्शन आपको दिया हो, उसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स, एक बार ही डिफरेंशिएट हुआ है। ओके जी, अब देखो यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चंस को इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसके लिए एक फॉर्म होता है। क्या होता है, फॉर्म होता है। फॉर्म क्या है भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म देखो भैया, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, ठीक है भाई। फॉर्म क्या है भाई, तो फॉर्म ये होता है भाई, जब वो फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। क्लियर होगी बात है, समझ में आगे बात है, कोई आपत्ति यहाँ पे? और दूसरा, यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ हो विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा यही है बेटा कि यहाँ पे y डिपेंडेंट फैक्टर है और x इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे y डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, और x जो है डिपेंडेंट फैक्टर है। क्लियर? तो यहाँ पे जो फॉर्म बनता है p इंटू एक्स इक्वल टू,
क्लियर की बात है। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको लिखा जाता है आई एफ। क्या लिखा जाता है, आई एफ। वो होता है ई रेज टू पावर पी। अब देखो भाई, बात समझना आप, यहाँ पे ई रेज टू पावर पी क्या होगा भाई, या तो dx होगा, या तो क्या होगा भाई, थोड़ा सा अलग लिखो भाई, तो इसको ई रेज टू पावर पी डी वाई होगा। क्या होगा, ई रेज टू पावर पी डी वाई होगा। क्लियर हो गई बातें, कोई आपत्ति है यहाँ पे? अब कहेंगे सर किसमें dx और किसमें dy करना है, किसमें dx और किसमें dy करना है, इस बात को अब हम समझ लेते हैं भाई। तो देखो भाई, यदि वो फंक्शन क्या है, x y के रेस्पेक्ट में है, क्या है, y के सॉरी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, e के पावर p dx होगा। ठीक है, यदि वो फंक्शन क्या भाई, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, क्या है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, तो फिर क्या होगा, ई रेज पावर पी डी वाई। क्लियर, कोई आपत्ति इसमें? पाप मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब बात यह है कि किसी भी फंक्शन को पहले आपको इस फॉर्म में लाना होगा, अब ये काम करें कैसे हम? तो देखो भाई, बहुत छोटा इसमें एक ट्रिक है, क्या है, बहुत छोटा एक ट्रिक है उस चीज को समझने के लिए, किसी फॉर्म को कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, उसका तरीका ये है, या इस फॉर्म में कैसे लाएं। इसको सोचने के लिए आपको ये समझना है कि ये वाला फॉर्म आएगा कि ये वाला, यही तो बड़ा पंगा है। देखो भाई, इसको समझने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि आप देखो, x का वेरिएबल एक बार है कि y का वेरिएबल एक बार है। यदि x का वेरिएबल एक बार है, देखो यहाँ पे क्या है, y दो बार है और x एक बार है, सही बात है। यदि x का वेरिएबल एक बार है, सही बात है, तो यहाँ पे जब x का वेरिएबल एक बार है तो उस केस में जो फंक्शन होगा बेटा क्या होगा, x का होगा, क्या होगा, x का होगा। समझ में आगे बात है, यानी नीचे वाला बनेगा फॉर्मेट, क्या बनेगा, नीचे वाला बनेगा। उसके हिसाब से हम चले तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें dx बाई dy लाना होगा, क्या लाना होगा, dx बाई dy। अब इसको लाने के लिए भैया हमें करना क्या होगा, इसको हम क्या करें, पूरे मल्टीप्लाई, इसी को हम इधर भेज दें। हाँ सर, यही तो करना पड़ेगा फिर। अब जब आप कह रहे हैं ऐसी बात है तो फिर इसी के हिसाब से चलना होगा। चलो भाई, x प्लस 2y का होल क्यूब dy अपॉन में dx इक्वल टू 2y स्क्वायर। यहाँ से यदि बात करें तो dx अपॉन में dy, मैंने बोला क्यों करना है भाई, तो क्योंकि यहाँ पे x एक ही दिखाई दे रहा है, y कई जगह पे इस्तेमाल हुआ है। समझ में आता है कि नहीं, y के टर्म बहुत सारे हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो यहां से हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अब जो बच गया क्या है, 2y। सर dx बाई dy तो अकेले रहने वाला चीज है, अकेले रखो भाई, तो 2y स्क्वायर को इधर लाओ, तो x अपॉन में क्या आ गया, 2y स्क्वायर प्लस 2y क्यूब अपॉन में 2y स्क्वायर। कोई पाप है किसी को? नहीं है। अब यहाँ से 2 से 2 गायब, इससे ये गायब। अब देखिए हम यदि यहाँ पे तो एक्चुअली में थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, तो dx अपॉन में dy इक्वल टू क्या बच गया भाई, तो x अपॉन में सर 2y स्क्वायर प्लस y, यही तो बच रहा है। अब यदि मैं कह दूं आपसे, थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा भाई, ठीक है, मैं छोटे छोटे कंसेप्टों को लेते लेते बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे यदि मैं कह दूं तो सर इसको थोड़ा फॉर्मेट और बनाए, यदि हम px वाला जिसमें हिस्सा x का है उसको हम दूसरी साइड लें तो क्या बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा बेटा 2y स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू वाई, यही बन रहा है। कोई आपत्ति? मैं कहूँ कि p की वैल्यू क्या है कंपेयर करने पे, तो आप कहेंगे p इक्वल टू -1 अपॉन में 2y स्क्वायर है सर, और q इक्वल टू वाई। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, देखो भाई, इतना कुछ समझाया तब इतना समय लग रहा है, वहां पे तुम धक्का-धक करोगे, क्योंकि तुम्हें तो ये भी पता चल गया है कि कैसे कन्वर्जन करना है, सोचना भी नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई बात है? तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ई रेस्ट टू दी पावर एक्स के लिए मैंने क्या बोला था भाई, एक्स के लिए ये वाला फंक्शन जाएगा, तो ई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस्ट टू दी पावर क्या होगा बेटा, -1/2y स्क्वायर dy। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? मेरे ख्याल से आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, क्या है, बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ पे हम करें भाई ई रेज टू दी पावर, तो यहाँ पे हम सॉल्व करें तो क्या आ रहा है आपका, -1 तो बाहर आ गया, -1/2 ही बाहर निकाल दो, वाई स्क्वायर 1 अपॉन में वाई स्क्वायर dy। तो इसको सॉल्व करो भाई, तो ई रेज टू दी पावर
-1/2 -1/2। और इसका अब इंटीग्रेशन करने भाई तो आपको पता होगा कि -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 यही जाने वाला है। अब इसको और सॉल्व करेंगे आप, e⁻, आपको यहाँ दिखाई देगा -2 + 1 क्या होता है, -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया +1/2 इंटू y⁻⁻1 आ गया। अब इसको जरा देखो तुम तो e के पावर क्या बना है 1/2y, क्या बना है e⁻1/2y। क्या हो रहा है, गड़बड़ कुछ हो गया है। हम्म इसमें कहाँ गड़बड़ी हो गई भाई कुछ। कुछ ऑप्शन वेरिफिकेशन वगैरह देखना पड़ेगा क्या इसका। भाई थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी सी लग रही है, कुछ ना कुछ तो आगे पीछे हो गई हैं चीजें। ठीक है, e⁻1/2y आ रहा अपना। ओके, और यहाँ पे ओके, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है भाई। यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए पावर 1, क्या होना चाहिए पावर 1। हमारा आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है जो क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है भाई, तो इसमें कर सकते हैं आप सुधार कि ऑप्शन को थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। 1/में e⁻2y कर लीजिए इसको प्लस के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन को आप बना लो भाई e⁻1/2y। ठीक है, इसके हिसाब से सही है, क्लियर की बात है। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है x + 2y⁻³ dy/dx इक्वल टू, ये क्वेश्चन है 2y, क्या है 2y। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन बनेगा b = 1/√y। ठीक है भाई, तो सॉरी फॉर डैट, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है। बात समझ में आ गया आप लोगों को क्या चलना है, क्या प्रोसेस होना है इसका। आगे देखो भाई, ये कह रहा क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये कह रहा कि इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स देन x⁻y इज इक्वल टू। स्केलर मैट्रिक्स की खास बात क्या है बेटा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, क्या होता है इक्वल, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या होता है बेटा जीरो। यानी कि यदि हम बात करें तो ये y जो है क्या बेटा डायगोनल एलिमेंट है, क्या है डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है a3 और x कौन सा एलिमेंट है भैया, तो x है a13, क्योंकि क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट। सो इट शुड बी इक्वल टू 0, इट शुड बी इक्वल टू 7, क्योंकि ये भी 7 ये भी 7 तो ये भी 7। ठीक है भाई, तो हमें पता चल गया y की वैल्यू क्या है भाई 7 और x की वैल्यू क्या है बेटा 0। तो 0 के पावर 7 क्या आ जाएगा भैया, तो 0 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, क्या ही हो सकता है। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति इसमें नहीं, कुछ खास था नहीं इसमें। आगे द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इन अ ग्राफिकल रीजन ऑफ एलपीपी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना। क्या क्वेश्चन है, पॉइंट पुट करो आंसर निकालो, पॉइंट पुट करो और आंसर निकालो, फटाफट पुट कर सकते हो आप। 2,72 इसमें पुट करे, ओहो भाई साहब ऐसे करोगे तो फिर तो तुम्हारी रातें निकल जाएंगी। तो भैया थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश क्या करो आप चीजों में। ठीक है, देखो हमेशा हार्ड क्वेश्चन पूछ करके तुम्हारे नंबर काटने जरूरी नहीं है, समझ बात है। कभी कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ करके भी नंबर कट सकता है आपका। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा देखें कॉमन कुछ निकल रहा है, क्या बच्चा बेटा 2x + y। ठीक है, x की वैल्यू पटकना शुरू करो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 72। तो 2 पुट करेंगे बेटा क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस 72, तो 76, 76 इंटू कितना करना है बेटा 9 ही तो करना है। तो 760 में से हम क्या करते हैं 76
-60, ऐसे माइनस हो गया तो 684, ऐसे कैलकुलेशन होता है, समझे कि ना। ठीक है जी, 9 × 2x + y, नाउ 40 + 15 है, अरे 40, 15 है, 42 जा 42 जा 42 जा 80, 80 + 15 कितना हो गया बेटा, 85 हो गया। अच्छा कहाँ पे, अभी 15, 20 है यार, ठीक है पहले यही कर लेते हैं। ठीक है 40, 15 वाला ही कर देते हैं। तो ये हो गया 80 + 15 कितना आ गया भाई, 95 इंटू 9, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 9 जा 81, 85, 845 ये आंसर आ गया। देखते हैं भाई, तो हमें अब तक जो मिनिमम मिला ये और मैक्सिमम मिला ये। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो यहां से हम ये भी कर सकते, अच्छा चलो पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं। दूसरा क्या भाई, 9 × 2 × 15 +20, 15 दूनी 30 दो 50, 50 9 5 45, ये आता है 450, यही आएगा 15 दूनी 30, 30 दो 20, 50, 50 9 5 45। ठीक है 450, सबसे कम किस पे मिल रहा है बेटा, तो सबसे कम मिल रहा है तुम्हें 15,20 पे। मिनिमम, मिनिमम देखो मिनिमम, मिनिमम बेटा इस पे भी लिखा इस पे भी लिखा, ये तो गायब ये गायब। ठीक है, मैक्सिमम किस में मिला आपको, तो इस वाले पॉइंट पे किस पे, 40,15 पे, 40,15 देखो, 40,15 देखो, सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन। क्लियर हो गई बातें, आगे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ए प्लस बी का इनवर्स दे रखा है, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। भाई पहली बात तो यही गलत हो गया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए को हम ये लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स आपको पता है क्या लिखते हैं बेटा, 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना, तो इसको छोड़ करके इसको इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई तो होगा, ऑब्वियस सी बात सही है। ये फंक्शन आपको बताया गया होगा जब इनवर्स की प्रॉपर्टी बताई जाती है, तो ए बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। क्लियर बात है। और ये आपको बताया होगा डिटर्मिनेंट का इनवर्स करो या फिर इनवर्स का डिटर्मिनेंट करो, सेम चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भैया, गलत हो गया आपका, कहानी खत्म। आगे चलते हैं। feasible region of a linear programming problem with objective function z equal to ax plus by is bounded then which of the following is correct। तो ये तो क्वेश्चन आपको एकदम लल्लू लगा होगा, हवा हवा एकदम हवा में ही निकल गया होगा, क्योंकि भाई इसमें बोला फिजिबल रीजन क्या होता है भाई। तो यदि फिजिबल रीजन बाउंडेड हो, क्या हो, बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब क्या कहने का मतलब है इनका, बाउंडेड का मतलब ये कहने का मतलब कि यदि एक्स वाई एक्सिस है, क्या एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, और इसमें कुछ इक्वेशंस हमने बनाया, क्या बनाया, इक्वेशंस। और वो इक्वेशंस क्या कर दिए भैया, उनका एरिया जो है क्या है, फिजिबल हो गया। क्या हो गया, फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड एरिया कुछ मिल गया। क्या मिल गया, क्लोज्ड एरिया मिल गया। तो भैया यहाँ पे सारे के सारे जो मैक्सिमम देते हैं पॉइंट्स, जो क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है यही तो बनेंगे। और यही क्या देते हैं बेटा, मैक्सिमम देते हैं। क्या देते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में क्या होता है, जब बाउंडेड फिगर होता है तो दोनों चीजें मिलती है, मैक्सिमम भी मिलता है और मिनिमम भी मिलता है। लेकिन अनबाउंडेड फिगर होगा बेटा, तो उसमें कंडीशंस होते हैं, उन्हें चेक करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। क्लियर कट, कोई आपत्ति नहीं। अगला क्वेश्चन भाई, द एरिया ऑफ द स्टेटेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द एक्सिस इज दिस। देखो भाई पहली बात तो ये कि चलो देख लो, ठीक है गाने कम सुनो। तो यहाँ पे देखो तो पहली बात तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगने वाली, 0 से 4। क्या लगने वाली, 0 से 4। उसके हिसाब से ये ऑप्शन गायब। अब रह गया ऑप्शन ये और ये और ये। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। किसी तरीके से हमें दिखाई दे नहीं रहा कि फंक्शन जो बनने वाला है, जो फंक्शन बनने वाला है वो फंक्शन किसी तरीके से x के टर्म में दिखाई देने वाला है। क्लियर हो गई बात है, या तो y को हम कन्वर्ट करने वाले हैं या तो x को। तो यहाँ से तो मैं देख करके बोल दूं तो ये भी ऑप्शन गायब हो गया, और ये 2 टाइम्स कर रखा तो ये भी नहीं पॉसिबल है। ऑप्शन कौन सा पॉसिबल है बेटा, डी। लेकिन हम करेंगे प्रोसेस। देखो भाई आपको बताया क्या होगा कि जब भी आपको एरिया निकालना है किसी कर्व का, तो आपको क्या करना है, शेडेड रीजन का ही निकालना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्ट्रिप्स काटना है, इसको dx बोलते हैं, और ये क्या हो जाता है y। अब एरिया dA इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा, y इंटू डी एक्स। हम कहते हैं भैया हमें चाहिए 0 से 4 तक, तो हम कहते हैं भैया इंटीग्रेट कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, इसको 0 से a कर देते हैं। ठीक है, एरिया 0 से a तक का, 0 से शुरू कर रहे हैं, हमें ये एरिया पूरा चाहिए, तो यहाँ से भैया 0 से 4 तक के बीच का एरिया चाहिए, हमने कर दिया इंटीग्रेट। अब यहाँ पे y जो फंक्शन है क्या है भैया,
किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने वाला है, dx के रेस्पेक्ट में, यानी y फंक्शन में किस में होना चाहिए, x के फंक्शन के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ से y हम निकालेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू x दिया तो y इक्वल टू क्या जाएगा, रूट ऑफ x। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया रूट ऑफ x dx। एरिया क्या आ गया भाई, 0 से 4। आपत्ति है किसी को इसमें, नहीं होगी मेरे ख्याल से, ये क्या ही क्वेश्चन है। तो भाई साहब इस क्वेश्चन की खास बात मैंने ये देखा है कि इस बार टोटल 7 जो सेट थे, सारे के सारे सेट्स में, ठीक है भाई, सारे के सारे सेट तो नहीं बोलते उन्हें, ठीक है भाई, जो होते हैं ना सबसेट, सेट जो होता है उससे पहले क्या होता है कि अलग अलग ग्रुपिंग में 7 अलग तरीके से पेपर बनाए जाते हैं, उनमें 3-3 सेट होते हैं, टोटल 21 पेपर होते हैं तुम्हारे, ठीक है, 21 नहीं तो 18 तो होते ही होते हैं, ठीक है भाई। तो उसमें हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेपर में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया, किसी में साइन का फंक्शन पूछा गया है, किसी में टेन की बातें की गई हैं, किसी में सेक के लिए पूछा गया है, ठीक है, सारे में इनवर्स की बातें की गई। क्लियर, देखो यहाँ पे आपको ये देख करके पता चल गया होगा कि ये किसका फंक्शन है भैया, तो साइन का, क्या, साइन का। अच्छा खास बात ये है कि दिए हुए फंक्शंस का यदि ग्राफ दे दिया हो तो और आसान हो जाता है, और आसान हो जाता है। तुम्हें बस एक चीज याद रखना कि उनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, डोमेन क्या है और रेंज क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। यदि हम बात करें ये फंक्शन यदि दिया है और यदि हमें इसका इनवर्स फंक्शन बताना है, क्या बताना है, इनवर्स फंक्शन बताना है कौन, तो बस इसको क्या करो बेटा, घुमा दो, क्या कर दो, घुमा दो। यदि हम इसको घुमा दें, यदि हम इसको घुमा दें तो ये कौन सा, अरे यार सॉरी यार मैंने साइन कैसे बोल दिया, ये भाई आपका कॉस फंक्शन, क्या है, आ जाओ भाई, क्या है, कॉस फंक्शन, ठीक है भाई। तो इसको हमें क्या करना, बस घुमा दो, क्या कर दो, घुमा दो। अब हमने जैसे घुमाया बेटा इनवर्स बनाया तो क्या बना भैया, कॉस इनवर्स, क्या बना, कॉस इनवर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो डोमेन है वो क्या होता है बेटा, -1 से 1 होता है, कोई आपत्ति की बात तो है नहीं। रेंज क्या हो जाता है बेटा इसका, तो प्रिंसिपल रेंज की बात करें तो 0 से पाई। पहली बार तो इसमें देखो फंक्शन कहाँ पे 0 से पाई में डिफाइन किया गया, ये भी नहीं किया गया, ये भी नहीं किया गया। अब देखो भाई ये डिफाइन किया गया 0 से पाई में, बहुत बढ़िया से, और एक ये भी डिफाइन किया गया 0 से पाई में, ठीक है भाई, कोई आपत्ति की बात है नहीं ना। अब देखो इस फंक्शन को, ये क्या कॉस इनवर्स फंक्शन 0 पे डिफाइन है कि नहीं, खूब बढ़िया से डिफाइन है भाई। -1 से 1 यदि इसका डोमेन हो रहा है तो 0 पे भी क्या कर रहा होगा, इसके बीच में 0 भी तो आ रहा होगा, यानी फाइनाइट वैल्यू दे रहा होगा। और यहाँ पे तो भाई 0 को क्या दिखा रहा है, इनफाइनाइट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, इनफाइनाइट दिखा रहा है, क्योंकि ये ग्राफ किसका है बेटा, tan का है, किसका है बेटा, tan का है। तो भैया ऑप्शन कौन सा बच गया, ये देखो 0 पे क्या दे रहा, 1 दे रहा भाई अपना, ठीक है भाई, यहाँ पे पाई पे क्या दे रहा, -1 दे रहा भाई अपना, कॉस यही तो करता है, बोलो भाई। तो आपको यदि थीटा वगैरह की वैल्यू ठीक ठाक से ज्ञान हो और थोड़ा फंक्शन को नचा पाते होंगे तो आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, आपत्ति की बात है। देखो यहाँ पे लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर ऑफ फंक्शन एफ जेड टू जेड डिफाइंड एज एफ एक्स 3x - 5 इज अ बाइजेक्टिव, क्या इज अ बाइजेक्टिव। ओके, 1 घंटे से ज्यादा होगा लेकिन थोड़ा सा और समय लूंगा मैं। यहाँ पे कह रहा कि आपको ये देखना है एफ एक्स क्या दिया बेटा, 3x - 5, और इसको देखना है, शो करना है। इसमें इन्होंने बोल रखा है असर्शन रीजन है भाई, सारी चीजें होंगी। कह रहा है कि ये फंक्शन जो है जेड से जेड में डिफाइन किया गया और फंक्शन कुछ ये है, और यदि हम बात करें फॉर ऑल जेड, क्या, फॉर ऑल जेड, ठीक है, एक्स जो है बेटा, एक्स की वैल्यू जो है किसी भी जेड के लिए क्या बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, एक होता है भैया इजेक्टिव फंक्शन, क्या होता है, इजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 1, और एक होता है भैया सब्जेक्टिव या सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ऑन टू, ठीक है। तो दो फंक्शन होते हैं, दोनों फंक्शन की अपनी अपनी खूबियां हैं। एक में क्या करते हैं भैया, यदि y इक्वल टू फंक्शन है तो हम फिर उसको हम क्या करते हैं, y को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनाते हैं और x को डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। और पहला यदि हम बात करें इंजेक्टिव चेक करने के लिए, क्या, इंजेक्टिव, जब इंजेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा तभी जाकर क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो इंजेक्टिव में आपको बोला जाता है कि आप किसी फंक्शन में x1 पुट करिए और x2 पुट करिए और दोनों क्या करो भैया, इक्वलेट करो, क्या करो, इक्वलेट करो, ठीक है। और यदि आपका x1 इक्वल टू x2 आ गया तो सत्य है, क्यों, क्या भाई, इजेक्टिव है, क्या है, इजेक्टिव। करते हैं भाई, fx1 पुट किए तो क्या आ गया यहाँ पे 3x1 - 5, यहाँ पे 3x2 - 5, यहाँ यदि हम करें 3x1 - 5 इक्वल टू 3x2 - 5, तो 5 5 गायब, यहाँ से 3 3 डिवाइड, क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। सो इट इज
इट इज इजेक्टिव। वन वन फंक्शन तो है। अब बात करते हैं भाई बाइजेक्टिव है कि नहीं, अरे क्या कहते हैं सब्जेक्टिव है कि नहीं, या ऑन टू है कि नहीं। तो उसके लिए भाई तुम्हारा फंक्शन क्या दिया था, एफ एक्स इक्वल टू 3x-5। हम मान लेते हैं एफ एक्स कोई फंक्शन जो है ये क्या है, वाई फंक्शन है। क्या है, वाई। क्लियर की बात है। वाई इक्वल टू क्या है, 3x-5। अब यहाँ यदि बात करें तो वाई इक्वल टू 3x-5। तो यहाँ से यदि हम कहें तो आपका 3x इक्वल टू क्या आ गया, वाई प्लस 5। और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, वाई प्लस 5/3। क्लियर की बात है। अब आपको पता है कि इन्होंने जो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है भाई, फंक्शन इज डिफाइंड बिटवीन जेड टू जेड, यानी कि इंटीजर पुट करो इंटीजर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। भाई जेड तो इंटीजर हमने मान लिया, ठीक है, क्या जेड हमने इंटीजर। अब क्या ये वाला क्या है, एक्स है और ये वाला वाई के लिए डिफाइन, ठीक है। तो यदि हमने कोई इंटीजर पुट किया, जैसे मान लो 1 पुट कर दिया यहाँ, 1 पुट किया तो क्या हुआ, 1+5/3 क्या आ गया बेटा, 2 आ गया एक्स। बहुत सही आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए बात, एक बात समझना, आप किसी चीज को गलत सिद्ध करना तो केवल एक गलत एग्जाम्पल दे दो उसका, ठीक है, लेकिन किसी चीज को सत्य साबित करनी है तो उसे हर एक पॉइंट पे सही साबित होना पड़ता है। यहाँ पे देखो आप y की वैल्यू जैसे हमने 2 पुट करा, क्या गया 7/3, विच इज नॉट बिलोंग्स टू जेड, जो कि क्या हो गया, जेड से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। और यदि ऑन टू नहीं है तो बेटा ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। सो ये बात है, ऑब्वियस सी बात है, कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है इसका मतलब क्या हो, सब्जेक्टिव भी और इजेक्टिव भी है। क्लियर होगी बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, 3x-5 x लेस और इक्वल टू 5, टू के ये फंक्शन दिया आपको असर्शन में, जिसमें बात कर रहे हैं कि एक्स यदि ये फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। तो k की वैल्यू 5/2 है। तो आपको पता है यदि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू fx। क्लियर की बात है। तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ भाई, 3x-8 शुड बी इक्वल टू 2k। बोलो भाई कोई आपत्ति। अच्छा यहाँ पे लिमिट क्या है भाई, ये x लेस देन के लिए तो यानी क्या हो जाएगा, x टेंस टू 5 निगेटिव। तो मैं यदि पुट करता हूँ तो क्या आ गया यहाँ पे 3 × 5। वैसे तो h के टर्म में पुट करना चाहिए, लेकिन MCQ यार चल जाएगा यहाँ पे 2k। तो यहाँ से आ गया 2k इक्वल टू 7। तो k इक्वल टू क्या आ गया भाई, 7/2। k की वैल्यू तो आ रही है भाई 7/2, यहाँ पे k की वैल्यू 5/2। असर्शन तो ऐसे ही गायब होगा। ये बात सही है भैया कि किसी भी लिमिट को, देखो अभी हमने लिखा भी है यहाँ पे, क्लियर की बात है। तो यहाँ से ये क्या हुआ भाई, असर्शन तो गलत हो गया। तो यहाँ से साबित होता है कि ये गलत हो गया। अब देखो भाई कराने को तो मैं अब करा दो 20 नंबर क्वेश्चन भी आपको, ठीक है, 20 नंबर पे ही अभी तक हम, ठीक है, 20 नंबर भी क्वेश्चन करा दो, काफी आसान क्वेश्चन लो करा ही देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे कह रहा है डिफ्रेंशिएट करना फंक्शन को, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट किसको, 2 के पावर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में विथ रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आपको पाप लग रहा है सर ये कैसे होता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक काम करो, आपको ज्यादा दिक्कत है तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या ले लो, टी ले लो। क्या ले लो, टी ले लो। तो फंक्शन क्या बन गया, डी 2 के पावर टी अपॉन में डी टी। अब तो कर सकते हो ना इसको डिफ्रेंशिएट। अब इसको करोगे तो आप बोलोगे सर लॉग ऑफ टी इंटू 2 टी, यही तो लिखेंगे हम। तो लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या है भाई, टी क्या लिए थे तुम, कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यही आंसर आ गया आपका। क्लियर हो रही मेरी बात है। देखो एक्चुअली क्या है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, जी भी छोड़ो और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जी के बाद क्या है, एच ऑफ एक्स है। ऐसे कोई फंक्शन है, फंक्शन जी पे डिपेंड कर रहा है, जी वाला एच पे डिपेंड कर रहा है, एच वाला एक्स पे। अब तुमसे यदि पूछे कि डी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स बताओ, तो फिर तो आप क्या करोगे, डी ऑफ एफ को डिफाइन करो किसके रिस्पेक्ट में बेटा, तो उसके अंदर याद होगा ना आपको चैन रूल, तो हम करेंगे इसको डिफाइन किस में, एच ऑफ ऐसे। फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में बेटा, जो उसके अंदर है। याद आ रहा है आप लोगों को, एच एक्स। और फिर
एच को डिफाइन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स, तब जाके हमारा आंसर आएगा। लेकिन यदि बात ये करें कि ये भैया हमें बता दो कि डी ऑफ एफ जो है, डी ऑफ एच एक्स क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू एच एक्स क्या होगा, तो हम एच एक्स तक ही तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, एच एक्स तक ही तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। वही काम यहाँ पे हुआ, वही काम यहाँ पे हुआ, इन्होंने कॉस स्क्वायर एक्स के ही रिस्पेक्ट में पूछ दिया। यदि ये पूछे होते डी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेज टू द पावर cos स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू cos एक्स, क्या पूछ लेता, विथ रिस्पेक्ट टू cos एक्स। तो फिर क्या करते बेटा, तो हम करते इसको यहाँ पे डी ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन डी ऑफ cos स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन डी ऑफ cos एक्स। सही बात है, यहीं पे छोड़ देते हैं। अब और आगे पूछ लेता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करते हैं भाई, डी ऑफ cos एक्स, उसके अंदर क्या है एक्स, खत्म कहानी। समझ में आ रही बात है कि नहीं समझ में आ रही? मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आप लोगों को, और मैंने कोशिश किया। ठीक है, हमने 20 क्वेश्चन लगभग करा 1 घंटे में। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट हो गए, और मेरे ख्याल से ये चीजें पसंद है। थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मेरा व्यक्तित्व निखर के आएगा 2-4 दिन, जब मैं लगातार इस चीज में कंसिस्टेंसी लाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था, और थोड़ा सा मुझे ऑफलाइन क्लास से जो ऑनलाइन में आता हूँ मैं, तो उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है महसूस। ठीक है, तो चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, और बढ़िया सफर रहे आप लोगों का, और तैयारी में रम जाइए। ठीक है, धीरे धीरे सीखते हैं चीज़ों को, सिखाते हैं।